भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। पतंजलि के सभी हमारे कर्मयोगी योगी सब भाई बहनों को, जिन्होंने अपने योग धर्म को, अपने सेवा धर्म को और इस अपने योग धर्म और सेवा धर्म के माध्यम से आप सब ने अपने ऋषि धर्म को, वेद धर्म को, अपने सनातन धर्म को और व्यापक अर्थ में इसको कहा जाए तो अपने पूरे मानव धर्म, राष्ट्र धर्म को आपने प्रामाणिकता से निभाया है, निभा रहे हैं और आगे भी एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। एक तो ये कि पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। जिस भी किसी टीवी चैनल को खोलो, चाहे वो न्यूज़ चैनल हैं, चाहे वो अलग अलग जो है सैटेलाइट चैनल हैं, उन सब के अंदर और कोई भी आज पोस्ट जाती है सरकार की तरफ से, किसी एयरपोर्ट पर जाओ, कहीं पर भी जाओ, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव अर्थात हमने किस प्रकार से आज़ादी पाई और उस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए किन किन महापुरुषों ने एक बड़ी भूमिका निभाई, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में थे, राजनीतिक क्षेत्र में थे या आध्यात्मिक क्षेत्र में, या जो उस समय के धनाढ्य लोग थे, सभी लोगों ने मिलकर के, माने धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में जो भी महापुरुष थे, उन सब ने मिलकर के एक संघर्ष किया और आज़ादी पाई। और एक बहुत अच्छी बात है, इस दिशा में हमें और प्रयत्न करने की जरूरत है संगठन की ओर से भी। पहले छोटी छोटी बुक प्रकाशित हुई हैं, उसमें बहुत थोड़ा सा विवरण है। सबसे अधिक प्रेरणा मिलती है व्यक्ति को महापुरुषों के चरित्र से। यदि मैं आज अपनी भी बात करूं तो मैं आज जो कुछ बन पाया उसके पीछे बहुत बड़ी भूमिका महर्षि दयानंद के चरित्र की है। मैं जब 10-12 साल का था तब महर्षि दयानंद की जो जीवनी है, उनका जो जीवन चरित्र है, उनका पूना प्रवचन के समय जो उन्होंने अपना आत्मचरित्र कहा और उनके जीवन के संदर्भ में स्वामी सत्यानंद जी से लेकर के और अनेक महापुरुषों ने, महर्षि दयानंद के नवयुग के पुरोधा एक भवानी लाल भारतीय जी थे। मैं छोटा बालक था, मुझे बहुत ज़्यादा शब्द तो समझ में नहीं आते थे, लेकिन वो घटनाएं कैसे उनके मन में सच्चे शिव के दर्शन की प्यास जगी, कैसे उनके मन में वैराग्य जगा, कैसे वो उन्होंने वैराग्य लेकर के घर छोड़ा, क्या क्या बाधाएं आई, कैसे कैसे उन्होंने फिर ज्ञान प्राप्त किया, कैसे फिर उन्होंने समाज को बदला, क्या क्या उनके जीवन में संघर्ष आए। उनको शायद मैंने 2 या 3 बार उनके जीवन चरित्र को पढ़ा और मैं सच कहता हूं उसके बाद मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी जीवन का निर्णय लेने के लिए, कि वो एक बार का उनका जीवन चरित्र पढ़ा हुआ वो मेरे जीवन के रूपांतरण के लिए पर्याप्त था। तो मैं आप सबसे भी कहूंगा कि आप भी सब महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ा करें। एक तो किताब लिखी थी ना एक बार, भारत की महान नारियों का, तो बहन जी ने एक पूरा संकलन एक बार निकाला था, वो आपको दिया भी गया है शायद जब संगठन की बैठकें हुई थी। तो हमारे महापुरुषों का चरित्र जो है, पहले तो उत्तर प्रदेश के तो बोर्ड में किताब लगी हुई थी हमारे पूर्वज, फिर इन सो कॉल्ड सेक्युलर लोगों ने हटा दिया। मानधाता से लेकर के और भगवान रामकृष्ण से लेकर के और गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, सब हमारे महापुरुषों के जीवन चरित्र के बारे में, राजा महाराजों पृथ्वीराज चौहान से लेकर के और चंद्रगुप्त से लेकर के सभी महापुरुषों के बारे में पढ़ाया जाता था।
ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हम अपने महापुरुषों को याद कर रहे हैं, उनके योगदान को याद कर रहे हैं, और कैसा भारत देखना चाहते थे, उनके सपनों का कैसा भारत है, इसको ध्यान में रख करके अनेक तरह के कार्यक्रम अनेक महापुरुषों की स्मृति में किए जा रहे हैं। अच्छी बात है, आज़ादी के महानायकों को हम याद कर रहे हैं। इसमें एक पक्ष ये जुड़ा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जब देश मना रहा है, 75 वर्ष होते हैं, तो 75 करोड़ सूर्य नमस्कार किए जाएंगे। और इस दिशा में पतंजलि योगपीठ के साथ साथ हार्टफुलनेस और संघ परिवार, जिसमें विशेष करके विद्या भारती, क्रीड़ा भारती और गीता परिवार, पूज्य स्वामी हमारे श्रद्धे गोविंद देव गिरी जी महाराज, और हार्टफुलनेस मैंने बताया अभी, और इसके अलावा डीएवी से लेकर के एलएन से लेकर के अनेक शिक्षण संस्थान, और अब तो कितने यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है, 800 यूनिवर्सिटी, अनेक शिक्षण संस्थान, बहुत बड़ा एक समूह जुड़ा है। ये बड़ी बात है। और आज जिस संदर्भ में मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं कि आज क्योंकि वक्त अब बहुत कम है, इसलिए हमने कहा आज आपसे मीटिंग करके और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय मोदी जी जो योग, आयुर्वेद और अपने जितनी भी सांस्कृतिक विरासत है उसको लेकर के बड़े उत्साही रहते हैं, और सदा योग को, अध्यात्म को, भारत को, भारतीयता को, भारतीय मानमूल्यों को, हमने हमारे जितने भी प्रतिमान हैं उन सब को लेकर के वो सदा सजग जागरूक रहते हैं। तो मकर संक्रांति को मोदी साहब का ऐसा मन था कि 50 लाख लोगों के साथ सूर्य नमस्कार किया जाए, 75 लाख लोगों के साथ सूर्य नमस्कार किया जाए, तो अच्छी बात है। और 75 लाख से ज्यादा लोग तो सुबह सुबह मेरे साथ रोज योग करते, वही सब के सब सम्मिलित हो गए तो 75 लाख पूरे हो जाएंगे, उससे भी ज्यादा पूरे हो जाएंगे, 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि आस्था और इंडिया टीवी पर 1 करोड़ से ज्यादा लोग तो सम्मिलित हो जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कम से कम 5 से 10 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं, बहुत बड़ी बात रहती है। और कम से कम डेली योग करने वाले सुबह सुबह वो भी 1 करोड़ से ज्यादा की संख्या में हैं। अब इसको ऑर्गेनाइज तौर पर करना है। अब कुछ लोगों को जो है सूर्य नमस्कार तो कर लेंगे, लेकिन इस मुहिम में सम्मिलित होने के लिए 2 काम करने पड़ते हैं। एक तो हैशटैग 75 करोड़ सूर्य नमस्कार, हैशटैग 75 करोड़ सूर्य नमस्कार, ऐसा करके हैशटैग के साथ आपको फोटो और एक वीडियो अपलोड करना है। कितनी बार करके? 13 बार करके, 13 बार करके वीडियो अपलोड करना है। और उसको हमारे सब महापुरुष कर चुके हैं, पूज्या साध्वी जी कर चुकी हैं, श्रद्धामयी हमारी बहन जी देवप्रिया जी, और हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज आप भी कर चुके हैं। आप कर लो इसको, तो बताओ, सब घर के लोग, आप लोग कर लो। आपने कर दिया भाई? राकेश जी कर चुके हैं, और जो है आदरणीय जयदीप जी ने भी कर दिया है। तो बिना कहीं भी दिखा दिया कर भाई, सामने खड़े होकर के ऐसे खड़े हो जाते हो जैसे जो है आप लोगों को कुछ पता ही ना हो, हैं? तो इस तरह से मत किया करो पहलवानों। जो है मेरे साथ बहुत बुद्धिमान लोग रहते हैं सुबह से शाम तक, सबका धन्यवाद। तो तो जो है मैं जो है ये 75 करोड़ सूर्य नमस्कार करने के 2 छोटे छोटे तकनीकी आपको उपाय अपनाने हैं। हैशटैग 75 करोड़ सूर्य नमस्कार ऐसा करके आपको फोटो डाउनलोड करना है, अपलोड करना है। ये फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी
यूट्यूब पर कहीं पर भी डाल दो तो वो अपने आप जो है उसमें एक सिस्टम बना रखा, वो आपका उसमें कलेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है। तो एक दूसरा आपको रजिस्टर कराना है www.75suryanamaskar.com। अब इतनी सी बात है। अब ये काम आपको नहीं आता है तो मेरी तरह से अपने शिष्यों से, अपने चेलों से, अपने बच्चों से करवा लो, पोता पोतियों से करवा लो। तो क्या दिक्कत है? आपके पास बहुत वर्किंग हैंड्स हैं। तो www.75 ऐसे संख्या लिख करके suryanamaskar.com के ऊपर जा करके आपको वहां फॉर्म है, तो उस पतंजलि के नाम से भी फॉर्म बना लो। वहाँ पर 5 संस्थाओं के नाम हैं, तो आप पतंजलि में टिक मार करें। तो पतंजलि में आप अपना फॉर्म भर दो, फॉर्म भरना है जी, कोई फॉर्म है, उसमें नाम बताएंगे, फोन नंबर बताएंगे। ठीक है, फॉर्म भरना है, उसमें जो है कौन सा जो है आधार कार्ड की तरह सूचनाएं देनी है, सामान्य अपना नाम पता है बस। तो पंजीयन करा लें, फोटो अपलोड कर दें, ये जो है। फिर अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी मकर संक्रांति पर कितने बजे रखा है भाई? सुबह 7 बजे से आपके साथ करेंगे, आपके साथ शुरुआत होगी। 7 बजे आपके साथ करेंगे। आयुष मंत्री का नाम आया मेरे को, कंफर्मेशन हो जाएगी। हाँ, 7 बजे आयुष मंत्री सूर्य नमस्कार करेंगे। और मोदी जी कब सम्मिलित होंगे? ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति को 13 बार सूर्य नमस्कार करना है और एक ही दिन में 10 करोड़ सूर्य नमस्कार, एक ही दिन में 75 लाख लोग करेंगे। 75 लाख लोग करेंगे, ये तो 10 करोड़ हो जाएंगे एक ही दिन में। तो जल्दी टारगेट पूरा करने के चक्कर मुझे लगता है 75 करोड़ से ऊपर जाएगा मामला। हाँ, 100 करोड़ से ऊपर जाएगा। हाँ, तो 21 दिन तक करना है सबको। तो अब मैं रोज सबको बोल बोल करके करवा ही दूंगा, ये तो बड़ा काम है। और ये इसको मकर संक्रांति पर 7 बजे इतिहास बनाएंगे। 7 बजे से शुरू हो जाएगा, फिर जब जिसको मौका मिले तभी अपना कर दो काम। तो ये बहुत बड़ा काम है। और आज इसलिए हमने अब की संगठन की बैठक को भी लाइव रखा है, जिससे कि सभी लोग इसमें भागीदार हो सकें, इसके बारे में जान सकें। फेसबुक के ऊपर लाइव किया है हमने, और सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े। ये सबके गौरव की बात है, ये सबके सम्मान की बात है, सबके स्वाभिमान की बात है कि जितना योग, जितना सूर्य नमस्कार, जितना अध्यात्म और अपनी सांस्कृतिक परंपराएं जितनी ऊंची आएंगी। मैंने तो बार बार एक आपको मंत्र दे रखा है, जितना जिसका होगा प्रचार उसका उतना होगा विस्तार। बस लगे रहो जोर से, और ये बहुत बड़ा काम है, इसको बड़े परिणाम तक लेकर के जाना है। इसलिए आज सभी राज्य प्रभारियों, सारे हमारे राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों और प्रत्येक स्टेट के जो हमारे प्रमुख भाई बहन हैं, सभी 7 संगठनों के, महिला पतंजलि योग समिति, पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, हमरो स्वाभिमान और सोशल मीडिया प्रभारी हमारे सभी आज एकात्म हैं इस बैठक में। और लक्ष्य यही है कि 14 तारीख मकर संक्रांति, आज 12 तो हो ही गई, कल का दिन बीच में है। परसों सुबह 7 बजे से शुरू कर देंगे और इसको इतनी ऊंचाई देनी है, इस कार्यक्रम को, इसको इतना विस्तार देना है कि सारे संसार में यह एक नव कीर्तिमान बनता है। दरअसल बुरी चीजों की तरफ तो बहुत ध्यान जाता है जमाने का। आप देखो, ब्रेकिंग न्यूज बनती हैं रेप की, करप्शन की, ब्रेकिंग न्यूज बनती हैं कि इस बीमारी से इतने लोग मर गए, कोरोना से का इतना संक्रमण फैल गया, इतने लोग उसमें मर गए। रोज ब्रेकिंग न्यूज बनती है। जब
रोग की ब्रेकिंग न्यूज बन सकती है तो योग की क्यों नहीं बन सकती? जब भोग और विलासिता की ब्रेकिंग न्यूज बन सकती है तो तब त्याग की और बलिदान की ब्रेकिंग न्यूज क्यों नहीं बन सकती? शौर्य की, पराक्रम की, वीरता की ब्रेकिंग न्यूज क्यों नहीं बन सकती? उसका प्रचार क्यों नहीं हो सकता जब विलासिता का, विद्रूपता का, दुराचार, कदाचार, व्यभिचार का, अनाचार का, दुर्विचारों का, दुर्भावनाओं का, दुर्गुणों का, दोषों का जब प्रचार होता है तो वह इस मानवता के लिए मंगलकारी नहीं। तो हम ऐसे नवकीर्तिमान बनाते हैं और इनसे ये मानवता का हित होता है। चलो, एक तो होता है कि भाई हमने तो ये ठान रखा है कि ये हमारा जीवन योग के लिए, हमने ठान रखा है कि हमारा जन्म हुआ है योग की महिमा, वेदों की महिमा, ऋषियों की महिमा, भारतीयता की महिमा गाना है, हमें सात्विकता की महिमा गाना है, उसी को अपनाना है, उसी का प्रचार प्रसार करना है, उसी में जागना है, उसी में जीना है और उसी में सोना है। और ये करते करते ही जीना और ये करते करते दुनिया से जाना है और जीवन का कोई मकसद ही नहीं है। लेकिन जो है इसका जगत को बहुत लाभ है, जगत का बहुत कल्याण सन्निहित है इसके पीछे। तो आप सभी अपने अपने स्टेट की मीटिंग लेके कल और परसों से सबको चेतन कर दें, सबको जागृत कर दें। हमने तो जागरण के ही गीत गाए और आप सभी इसमें इस तरह से इन्वॉल्व हों, इस गति के साथ इसको प्रगति प्रदान करें। और अब तो वैसे भी कोरोना काल में योग की तरफ ज़्यादा ध्यान है। ओमिक्रॉन का ये की तीसरी लहर है ये कोरोना की, और सब लोगों में एक्सेप्टेंस है, स्वीकार्यता है। सब लोग मान रहे हैं कि जीवन बचेगा तो योग से ही बचेगा, बाकी सब ये धन, ये दौलत, ये शोहरत, ये सब जो कुछ है ये सब किसी काम का नहीं। यदि शरीर स्वस्थ है और शरीर बल के साथ हमारा मनोबल, आत्मबल भी प्रबल है तो फिर जीवन में आपको सारी खुशियां मिलेंगी। खुशी हमको स्वस्थ शरीर से मिलती है, खुशी हमको स्वस्थ चित्त से मिलती है, स्वस्थ मन से मिलती है। और परम खुशी जिसको हम कहते हैं परम सुख, परम शांति, परम विश्रांति, शाश्वत सुख हमें मिलता है जब हमारा आत्मा बहुत प्रसन्न होता है। यह आत्मा की प्रसन्नता, आत्मा का सुख, आत्मा का आनंद, बोलो शब्द प्रयोग है ये तो। खैर, तो सूर्य नमस्कार ये आज की मीटिंग का पहला एजेंडा है और इसमें सबको रजिस्ट्रेशन करके और पूरे धूमधाम से पहला पड़ाव आज था। आज भी हमने पूरा सूर्य नमस्कार करवाया खूब, और मेरे साथ साथ हमारे सारे पूज्य सन्यासी, पूज्य स्वामी आनंद देव जी, पूज्य स्वामी आर्यदेव जी और हमारी कुछ पूज्य साध्वी बहनें हमारे साथ रोज रहते हैं। आप देखते हो अब तो हम जो है मुख्यालय में करीब करीब 40-50 भाई बहनों की, योगियों की एक बड़ी टीम भी तैयार कर रहे हैं। विद्वान, योगी, विदुषियाँ और ऐसे ही संगठनकर्ता और समाज के निर्माता, उद्गाता, उद्घोषक, ऐसे पुरोधा कि जो मैंने कई बार इस बात को कहा है, जब तक इस पूरी धरा पर सनातन संस्कृति का एक भी समर्थ सन्यासी, सनातन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला, सनातन संस्कृति को, सत्य सनातन वैदिक धर्म को जीने वाला एक भी समर्थ सन्यासी है, तब तक इस धरती से सत्यता का, सात्विकता का, अध्यात्म का, नैतिक मूल्यों का, आध्यात्मिक मूल्यों का लोप नहीं होगा। दुर्विचार, दुर्भावनाएं, दुर्गुण, दोष, अंधेरा, पाप, अधर्म ये भारी नहीं होगा, ये विजयी नहीं होगा। ये इतना बड़ा तत्व है। और आप यदि, चलो एक सन्यासी का तो बहुत बड़ा चरित्र होता है, बहुत बड़ा व्यक्तित्व होता है। अरे आप भी तो कोई सन्यासियों से कम नहीं, सन्यासी नहीं तो सन्यासी के शिष्य तो हो तुम। और धीरे धीरे तुम्हारा जीवन भी और प्रामाणिक बन रहा है। थोड़े दिनों में तो मैंने घोषणा करी रखी है,
कि सेवा सन्यासी तो अभी हो ही, और 2025 में लक्ष्मी दत्त जी से लेकर के जितने भी हमारे राज्य प्रभारी 50 पार कर लेंगे। 50 पार करते ही किसी का 50 और अधिकतम 60, 50-60 पार करते ही, जैसे ही बच्चों की शादी हो जाएगी, जब हो जाए, चाहे 50, 55, 60 पार करते ही शादी होने के बाद में इनका भी नंबर लगने वाला है। डॉक्टर जयदीप जी और राकेश जी, इनको भी सन्यासी बनाने वाला हूं। पहले तो इनका घर उजाड़ा था, अब इनका यहां से भी घर उजाड़ने वाला हूं। हाँ, शोभा तेरे को बनाएंगे, चिंता मत कर। हाँ, वो हाथ हिला रही है कि जो है मेरा भी नाम लिखा हुआ है, सबका बहनों का भी नाम लिखा हुआ है। हाँ, उत्तराखंड से लेकर के सीमा को असीम बनाने से लेकर के, और सविता जी से लेकर के, और हमारी मुंबई वाली कश्मीरा तक सब सम्मिलित हैं। तो सारे हमारे राज्य प्रभारी भी सबसे पहला नंबर लगेगा, जो सबसे लंबा है हमारा श्रीधर राव, उसका श्री, तो जो है, क्योंकि उनके बच्चों की तब तक शादी हो लेगी जब तक वो 50 से 60 के बीच में सब पारिवारिक दायित्वों से मुक्त हो जाएंगे। खैर, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आप लोगों को ये उत्तरदायित्व तो बड़े रूप में निभाना है। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जयंती, राष्ट्रीय युवा दिवस से लेकर के, और 12 फरवरी को महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, मकर संक्रांति पर मैंने बताया कि अभी परसों अपने को एक और विशेष आहुति इसमें देनी है, और 20 फरवरी तक ये संकल्प पूर्ति महोत्सव मनाना है, पूर्णाहुति होगी इसकी। तो इसमें जो सर्वाधिक इस कार्य में भागीदारी करेंगे उन राज्यों को पुरस्कृत करेंगे, उनके विशेष कंट्रीब्यूशन के लिए, उनके योगदान के लिए, उनकी तपस्या के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। ऐसे आप सबको बढ़ चढ़ करके इस कार्य को मूर्त रूप देना है, और जो है अपना अपना उत्तरदायित्व लेकर के इस कार्य को आपको आगे बढ़ाना है। तो कुछ लोगों ने तो अपने कैमरे ऑन कर रखे हैं, कुछ तो खाली लॉगिन करके खाली समाधि लगा के बैठे हुए हैं। कैमरे ऑन कर लो सब, हाँ जरूरी है। हाँ, कुछ लोग हो सकता है कोई ऑफिस से, कोई बाहर से घूम घाम के आए होंगे, तो कुछ शायद चाय पीने की आदत पड़ गई होगी 2-4 को। वैसे तो चाय तो पीते नहीं मेरे चेले, कम से कम पीते हैं। कभी कभी अपवाद में पी भी लिया तो कोई ऐसे जहर भी नहीं है, लेकिन ना पियो तो अच्छा है। तो दिव्य पेय पी लिया करो जब कभी गर्म पीने की इच्छा हो तो, और ज़्यादा ही कमजोरी लग रही हो तो केसर वाला पी लिया करो। कहवा जो है ना, वो कुछ नहीं, तुलसी, थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी लौंग, और अदरक, तुलसी, लौंग, और उसमें थोड़ा सा केसर डाल दो, और किसी के घर में थोड़ी दालचीनी हो तो और डाल दो, लो हो गए कहवा तैयार। इतना गर्मी देता है, हीटर जैसा ऑन हो जाएगा आपको। खैर, तो ये एक तो सूर्य नमस्कार। दूसरी मुझे बात कहनी थी आपको कि अभी पूरी पतंजलि संस्था अब एक नेक्स्ट लेवल पर जा रही है। आज 600 जिलों में, 5000 तहसीलों में, लगभग 3 लाख गांवों में भारत के, और 50 से ज़्यादा दुनिया के देशों में हम पहुंच चुके हैं। और आने वाले 5 वर्षों का लक्ष्य है, इसमें जो है हमको 150 से 200 देशों तक जाना है, और वहाँ के बच्चों को यहाँ लाके गुरुकुल में पढ़ाना है, और उन देशों में योग अध्यात्म का प्रामाणिकता पूर्वक प्रचार करना है। प्रचार तो अभी भी सारी दुनिया में योग का, अध्यात्म का है, भारतीय दर्शन का है, लेकिन उसमें
कुछ लोग बहुत हल्के तरीके से भारत और भारतीयता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए उसको हमें बहुत प्रामाणिकता पूर्वक आगे बढ़ाना है। खैर, तो पतंजलि संस्था, पतंजलि संगठन के साथ जो मैंने 5 उद्देश्य बड़े कहे हैं कि योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के आंदोलन के बाद अब शिक्षा का और स्वास्थ्य का, और स्वास्थ्य में भी अनुसंधान से लेकर के पतंजलि वेलनेस के इस योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचमहाभूत चिकित्सा, पंचकर्मा, षटकर्मा से लेकर के जो एक इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड पैथी, इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल इंक्लूसिव हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट को लेकर के एक बहुत बड़ी मुहिम पूरे देश में खड़ी हो चुकी है। अब उसको जितना हम विस्तार दे सकें उतना ही कम है, और वो देना ही अपने को। ऐसे इस भाव चेतना के साथ आप सबको आगे बढ़ना है, और उस कार्य को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। अब योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के आंदोलन के बारे में आप बहुत बार सुन चुके हैं। मैं 2 छोटे छोटे संदर्भ, इस स्वदेशी शिक्षा बोलो या शिक्षा का स्वावलंबन बोलो, शिक्षा की स्वाधीनता बोलो, शिक्षा में भारत की आत्मनिर्भरता बोलो, या शिक्षा में भारत और भारतीयता की प्रतिष्ठा बोलो, तो शब्द प्रयोग भिन्न है, तात्पर्य एक ही है। अब शिक्षा की अभिनव क्रांति के द्वारा शिक्षा में एक नव परिवर्तन लाना है, और उसके द्वारा ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा चरित्र और ऐसा नेतृत्व तैयार करना है जो आने वाले 25 और 50 वर्षों में पूरी दुनिया में छा जाएगा। ये बहुत बड़ी मैं बात कह रहा हूं। हो सकता है कुछ लोगों को ये समझ में ना आए, कुछ लोगों को आधी बात समझ में आए, और कुछ लोग इसका पूरा तात्पर्य सही सही समझ में ना पाए, लेकिन इतना पक्का है, हम भारत सहित पूरे विश्व की शिक्षा व्यवस्था में, देखो मैंने सबसे पहले 135 करोड़ भारतीयों के साथ साथ यह भी बात कही है कि मेरा लक्ष्य है पूरी दुनिया की 1000 करोड़ की आबादी। अभी 800 करोड़ से तो ऊपर पहुंच गई है, 850 करोड़ के आसपास पहुंचने वाली है। धीरे धीरे करके आने वाले 20-25 वर्षों में करीब 1000 करोड़ की आबादी हो जाएगी पूरी, और ये पूरा विश्व योगमय हो। हमने आपको बार बार कहा है, योगमय भारत, योगमय विश्व, आध्यात्मिक भारत, आध्यात्मिक विश्व हमारा लक्ष्य है। और इस प्रक्रिया में ये काम होगा कैसे? ये काम होगा शिक्षा से, ये काम होगा संस्कारों से, और ये काम होगा बड़े रूप में योग के प्रचार से। योग की कोई बाउंड्री नहीं है, पॉलिटिकल बाउंड्री हैं, देशों की सीमाएं हैं, पंथों की भी सीमाएं हैं, जातियों की, भाषाओं की सीमाएं हैं। योग एक शाश्वत सत्य, उसकी कोई सीमा नहीं है। खैर, तो अब शिक्षा में हम 3 बड़े कार्य कर रहे हैं। एक तो भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हो गया। ये जो बहुत बड़ा संकल्प था, आपको पता होगा, वर्षों तक से जब जैसे ही आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी, और उसमें सबसे पहले हमने आपको कहा था कि हमें सबसे बड़ा काम अब शिक्षा के द्वारा व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण, एक युग के निर्माण, और सबसे बड़ी बात अच्छे नेतृत्व के निर्माण के लिए ऐसे प्रोग्रामिंग करने उन बच्चों के, उन जवानों के मस्तिष्क की, कि वो पूरी दुनिया में परचम लहरा दे योग का, अध्यात्म का, भारत का, भारतीयता का, सच्चे अर्थों में नैतिकता का, मानवीय मूल्यों का, आध्यात्मिक मूल्यों का। वो अपने जीवन में योग को, अध्यात्म को जी करके दिखाएं, और योग और कर्मयोग के पुरुषार्थ और परमार्थ के, पराक्रम के, शौर्य के, वीरता के पथ पर चल के पूरी दुनिया में सफलता के झंडे गाड़ दें। ये काम करना, और ऐसा व्यक्तित्व निर्माण, ऐसा चरित्र निर्माण, ऐसा नेतृत्व निर्माण। जब हम नेतृत्व निर्माण की बात करते हैं, तब ऐसे पराक्रमी भाइयों की मैं बात करता हूं, जिनके मन में, जिनके मस्तिष्क में, जिनके विचारों में, भावों में, संवेदनाओं में, जिनकी चेतना में सदा ही ऊंचे सपने होते हैं, ऊंचे संकल्प होते हैं, जो एक क्षण के लिए भी कभी भी नीचा नहीं सोचते। ऐसे
और ये मैं आपको भी देखना चाहता हूं। एक बात इसके भीतर अंतर्निहित है। आप लोग जो अपने आप को बड़ा माने बैठे हो, तो अपने ये बड़प्पन की चादर, ये अपने जो है बड़ेपन का जो लबादा है, इसको उतार फेंको। तुम हमेशा ही मानो कि हम आयु से जितने भी हों, कोई आप में 40, कोई 50, कोई 60 के, कोई 65 के, कोई 70 के भी पहुंच चुके हैं, लेकिन कभी भी अपने आप को आप ऐसा वरिष्ठ नागरिक मत मानना। भी आप सभी अपने आप को जो है युवा मानना। अपने आप को ऐसा ही मानना कि हम अपने गुरु के शिष्य हैं, हम अपने गुरु के प्रतिनिधि हैं, अपनी गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा के प्रतिनिधि हैं। और सत्या माता की तरह ऐसे ही मानो कि 30-35 साल की लड़की है। तो जो है, क्योंकि मंजूश्री जी, हाँ ऐसा ही मानना। कभी भी अपने आप को ये मत मानना कि तुम बड़े हो गए हो। और वैसे भी योगी अपनी आयु देखता ही नहीं है। तो योग का एक लक्षण ये भी है कि योगी स्त्री और पुरुष के भेद से, आयु के भेद से, वो संसार के तमाम तरह के जो क्षणिक मायावी सत्य हैं, इनसे मुक्त हो जाता है। तो ये आयु भी एक मायावी भेद है, स्त्री और पुरुष का भी मायावी भेद है। आप स्त्री और पुरुष के पर एक परम चैतन्य, एक परम तत्व, परम सत्य को आप अनुभव करें, ऐसा जो है आपको जीना है। क्योंकि हमारे बहुत से कार्यकर्ता ऐसे मानने लग गए, अरे अब तो बहुत हो लिया, हमने बहुत सेवा कर ली, 15 साल सेवा कर ली, 17 साल सेवा कर ली, 20 साल सेवा कर ली। ऐसा एक भी मत मानना। क्योंकि बहुत से भाई बहन जो 17 साल से संगठन से जुड़े हैं, वो कुछ 2-3-5 साल पहले से, कुछ तो सन 2000 से सेवा कर रहे हैं। जब से मुझे टीवी पर देखा तभी से सेवा में लग गए। तो यहाँ पर भी आते रहते हैं मेरे पास। पूज्य साध्वी जी ने बताया, दीदी ने, कि स्वामी जी यहाँ जितने भी भाई आते हैं उनके हमें लिस्ट दो, उनसे हम वहाँ संपर्क करेंगे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं यहाँ लोगों को खाली निरोग करके नहीं भेजता। मैं तो आज सुबह भी बोल रहा था, तुम्हारी बीमारी मिटाना तो बहाना है, तुम्हें मुझे योगी बनाना है, तुम्हें जीवन मुक्त बनाना है, और तुम्हारे जीवन में मुझे दिव्यता लाना है। और जब से मैंने अभी यहाँ मेंबर बनाने का अभियान पहले भी शुरू किया था 2 साल पहले, तब भी लोगों ने करोड़ों रुपए दान पुण्य किया, और अभी भी रोज 10, 20, 25, 50 तक मेंबर बन रहे हैं लोग। कि तो आपको मैं सदस्य बना करके, आपसे लेना तो थोड़ा, आपको देना बहुत कुछ है। मैं आपको स्वास्थ्य दूंगा, समृद्धि दूंगा, संस्कार दूंगा, आपको एक जीवन में जो कुछ आपको चाहिए सब कुछ आपको दूंगा मैं। लेकिन आप पतंजलि के सदस्य बनकर के इस काम को बड़े रूप में आगे लेकर के चलो। खैर, तो मैं बोल रहा था, कभी भी आप ये मत मानना कि हम बड़े हो गए आयु से, पद में और उत्तरदायित्व में। ये तो योगी कभी भी पद को देखता ही नहीं है। जो गुरु ने कार्य दे दिया, उत्तरदायित्व दे दिया, बस उसका निर्वहन करना है। जो गुरु ने, भगवान ने, इस समष्टि ने हमें उत्तरदायित्व दिया हुआ है, उस युग धर्म के अनुसार अपनी सेवा को आगे बढ़ाते रहना है। खैर, तो मैं आपसे बात ये कह रहा था कि आपको अब ये जो स्वदेशी शिक्षा का आंदोलन, शिक्षा की क्रांति, इसमें अब पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय से लेकर के अब अगला चरण आने वाला है पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी का और पतंजलि ग्लोबल गुरुकुल का। पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी और पतंजलि ग्लोबल जो गुरुकुल होगा, वह अपने आप में पूरी दुनिया में एक नव इतिहास होगा। और इसके लिए जो है अगले साल हम कोशिश करेंगे कि अभियान शुरू हो जाए, और आने वाले 5 वर्षों में अभियान इतना बड़ा हो जाएगा कि सारी दुनिया आकर के देखेगी कि पतंजलि ग्लोबल गुरुकुल में पूरी दुनिया के बच्चे हैं, पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी में सारी दुनिया के बच्चे हैं, और ये कैसे तैयार हो रहे हैं। सारी एजुकेशन की ब्रांचेज हैं, वहाँ इंजीनियरिंग भी है, वहाँ मेडिकल भी है, वहाँ इंडस्ट्री भी है, वहाँ बिजनेस मैनेजमेंट भी है, वहाँ एग्रीकल्चर भी है, वहाँ पर मेडिकल की सारी ब्रांचेज हैं, लॉ की सारी ब्रांचेज हैं, आर्ट्स एंड कल्चर है, सब कुछ है।
कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। सैकड़ों ब्रांचेज होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के, नेचर एंड एनवायरनमेंट से लेकर के, मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी से लेकर के, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ना। और सबके अंदर वर्ल्ड के टॉप टीचर्स होंगे, गुरु होंगे। माने पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी के जो गुरुजन होंगे, चाहे हमें उनका 50 लाख रुपए 1 करोड़ से लेकर के हो सकता है 5-5 करोड़ का पैकेज भी होगा तो हम देंगे। पूरी दुनिया के श्रेष्ठतम वहां पर गुरुजन होंगे, आचार्य होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में जो टॉप ब्रेन है ना, उसको हमें भारत में लाना है। अपना भी और विश्व का भी रहेगा। दिमाग किसी देश का गुलाम नहीं होता है, प्रतिभाएं किसी राजनीतिक सीमाओं की गुलाम नहीं होती हैं। आज जो स्वामी रामदेव के पास यदि योग और अध्यात्म की चिकित्सा की प्रतिभा, तो सारी दुनिया उससे लाभ ले रही है, तो विश्व की प्रतिभाओं से हम लाभ क्यों नहीं लेंगे? तो प्रतिभाओं को एक नया अवसर मिलेगा। ये एक मैंने भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि यूनिवर्सिटी, पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी, पतंजलि ग्लोबल गुरुकुल, और इस शिक्षा के काम के द्वारा फिर पहले सैकड़ों, फिर हजारों और लाखों विद्यालयों का एफिलिएशन, और वहां करोड़ों विद्यार्थियों का निर्माण। तो ये मैंने तो आज एक एक लाइन कही है इसके बारे में। ये बड़ा काम है शिक्षा के आंदोलन का, और चिकित्सा का आंदोलन ये बहुत बड़े रूप में चल ही रहा है। और ये दोनों चीजें चल रही है, खाली सपने नहीं दिखा रहे हम, कोई सपने नहीं बेच रहे हैं। ये बहुत बड़ा कार्य होगा। और इसमें जो है ये पतंजलि वेलनेस, फिर पतंजलि का रिसर्च का कार्य, और इन सारे कार्यों को, ये बहुत बड़ा काम है। जो पतंजलि वेलनेस के बारे में तो काफ़ी आप सुन भी चुके हैं, कई बार मैं लिख भी चुका हूँ इन दोनों संदर्भों में, पतंजलि अपना योग संदेश में भी। इस सारे कार्यों को विस्तार देने के लिए अब ये जो बड़ी बात कहने जा रहा हूं, अब कितना ही बड़ा कार्य हो, उसका जो ईंधन होता है, उसका जो साधन होता है, ये जो पूरी यात्रा तय होती है, उसमें अर्थ बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिना अर्थ के, बिना इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के, आज पूरी दुनिया के किस देश की क्या ताकत है तो बाकी सारी चीजें नीचे आ जाती हैं। उस देश की जीडीपी क्या है, उस देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है, उस देश की करेंसी की वैल्यू क्या है, उस करेंसी की वैल्यू के आधार पर ही उस देश में जाने वाले लोगों का वीजा लगता है, वहाँ रहने वाले नागरिकों की कीमत आंकी जाती है। पतंजलि संस्था को अब इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करने के लिए पहला चरण है रुचि सोया का अभी एफपीओ, इसके बाद में पतंजलि का पूरा लिस्टिंग, उसके बाद में आगे देखते हैं पतंजलि वेलनेस का में क्या करना है, पतंजलि के जो अलग अलग मेडिसिन्स हैं उनका क्या करना है। इतने कार्य अपने पास में करने के लिए हम एक जो है पतंजलि अब आईटी के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो इन सारे तत्वों में अभी मैं खाली दो ही चीज़ों के ऊपर बात करूंगा, ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा। तो रुचि सोया में और पतंजलि में आप अब एक परिवार की भावना से नहीं, एक स्वामित्व की, पार्टनरशिप की भावना से, ओनरशिप की भावना से आप एकात्म हो। इसके लिए हमने कहा था कि आप अपने डीमैट अकाउंट खुलवाएं और इस अभियान के साथ मजबूती से खड़े हो जाएं। तो ये एक अवसर होगा आपकी भागीदारी का और इस पूरे आंदोलन के साथ ओनरशिप में जुड़ने का। तो आप खाली एक वॉलेंटरी नहीं है, खाली आप एक योगी और कर्मयोगी, एक सात्विक कार्यकर्ता ही नहीं है। एक सात्विक प्रामाणिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ अब आप इस पूरी यात्रा के हमराही, हमसफर और सहयात्री होने के साथ साथ, सहयोगी होने के साथ साथ इसमें आप एकात्म हैं। आप इस रूप में
अपने को हजारों लाखों भाई बहनों को इस यात्रा में एकात्म होना है। तो इस संदर्भ में पिछली बार काफ़ी कुछ तो बता ही दिया था। काफ़ी लोगों ने डीमैट अकाउंट खुलवाए भी, मुझे पता लगा। जिनको पहले डीमैट अकाउंट का ही नहीं पता था ये कैसे खुलता है, कुछ तो इसको सारा इसका तत्व जानते हैं हमारे छवि बिरमानी की तरह, क्योंकि ये शेयर मार्केट का के पूरे शहंशाह हैं ये। तो बाकी लोगों को ऐसा लगता था कि शेयर मार्केट कहीं जुआ तो नहीं है। ये मेरे बगल में बैठा ये भी जुआ ही मानता था। जो अभी खुलवा लिया ना तो जानकारी नहीं थी महाराज, अधूरी जानकारी थी। तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं भी 2 सालों से पहले कभी भी शेयर मार्केट के बारे में बात नहीं करता था। इसको शेयर मार्केट भी बोलते हैं, इसको कैपिटल मार्केट भी बोलते हैं, इसको जो है अलग अलग नामों से लोग जानते हैं। लेकिन पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी वहीं से कंट्रोल होती है। पूरे वर्ल्ड की करीब 80-90% इकोनॉमी जहां से कंट्रोल होती है, जहां से ड्राइव होती है, वो चाहे वो भारत का शेयर मार्केट है, चाहे लंदन का शेयर मार्केट है, चाहे अमेरिका का शेयर मार्केट है, पूरी चाइना का, सारी दुनिया ऐसी कंट्रोल हो रही है। जो लिस्टिंग का प्रोसेस ही है, और इसमें जो है बहुत बड़ी भूमिका आप लोगों की भी होने वाली है। तो अब क्योंकि पहले तो ये था कि कब होगा कब होगा, एक बार तो क्योंकि उस समय 10-15 दिन में ही एफपीओ लॉन्च करने का प्लान था। तो अब क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को हमें जोड़ना था, हम अपना जो कार्य है, मैं आपको 4-5 बातें छोटी छोटी बता देता हूँ। रुचि सोया में 5 हमने बड़े करेक्शन लिए। रुचि सोया कंपनी ज़्यादातर उसमें जो कार्य होता था वो 2 ही होता था। एक तो ट्रेडिशनली जो रिफाइंड ऑयल बेचती थी, उसमें पाम ऑयल भी था, उसमें सनफ्लावर भी था, उसमें सोयाबीन था, उसके अंदर और बाकी सरसों का तेल भी था, कच्ची घानी तेल भी था, उसमें महाकोश था, उसमें सनरीच, उसके अंदर रुचि गोल्ड नंबर 1, बहुत तरह के अलग अलग ब्रांड्स थे। और उसके अंदर जो है ये न्यूट्रीला सोया बड़ी थी। अब उसमें 3 काम और बड़े जुड़ गए। एक तो पतंजलि न्यूट्रास्यूटिकल्स, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और कोलेजन प्रास के तो अब जितनी कैपेसिटी थी वो छोटी पड़ गई। जो मैंने कोलेजन का नव अवतार नवाचार हमने स्थापित किया कि कोलेजन पाउडर जो मछली और सुअर के चमड़ी से बनाते थे, मोटी चमड़ी से, उसके स्थान पर हमने जो है गाजर, तिल और अलग अलग बेरीज और अष्टवर्ग और अलग अलग जो अपने जिनको रसायन माना जाता है आयुर्वेद में, उन जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्ट से तैयार कर दिया। और जो बाजार में कोलेजन पाउडर मिलता है उससे 2.5 गुना ज्यादा उसका प्रभाव है, एफिकेसी है। तो आप में से भी मुझे लगता है जिनको काफी को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि की डेफिशिएंसी थी, उन्होंने खाना शुरू किया और उसके परिणाम अच्छे आए होंगे। और बाजार में इस तरह से उसका उभार है जो कल्पना से परे है। जो है अब जैसे जिनको आर्थराइटिस है, करीब 80% लोगों को आर्थराइटिस है, और उनको 80% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, उन 80% लोगों को सी की डेफिशिएंसी है, क्योंकि खट्टी चीजें नहीं खाते इसलिए विटामिन सी भी नहीं मिलता है। उनको जो है ओमेगा की भी डेफिशिएंसी है, उससे नसनाड़ियों में फिर उनको दर्द हो जाता है। उनको B12 की भी डेफिशिएंसी है, उनको B कॉम्प्लेक्स की भी डेफिशिएंसी है। अब ऐसे लोगों को क्या करेंगे उनको प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी है, क्योंकि प्रोटीन खाते उनको दर्द हो जाता है। तो उनको अभी हमने न्यूट्रीला स्पिरुलिना भी उसी में लॉन्च कर दिया, जो आपको पहले स्पिरुलिना के अलग कैप्सूल मिला करते थे। तो ये बहुत बड़ी चीज हुई है, एक बहुत बड़ी घटना हुई है। और न्यूट्रास्यूटिकल के भारत के पिछले कुछ वर्षों के ज्ञात इतिहास में
भारतीय कोई बड़ी कंपनी खड़ी नहीं हुई, सब एमएनसीज ने, एमवे से लेकर के और पता नहीं कौन कौन सी इधर उधर की, कोई अमेरिका की, कोई ब्रिटेन की, कोई यूरोप की, कहीं की इधर उधर की जो है विदेशी कंपनियों ने ही इसमें पूरा एकाधिकार कायम किया हुआ था। और भाई हमको विदेशियों का एकाधिकार स्वीकार नहीं। तो हमने न्यूट्रास्यूटिकल्स में लॉन्च कर दिया, वो धड़ल्ले से चल रहा है। फिर उसमें पतंजलि बिस्किट और जो ब्रेकफास्ट सीरियल थे ये भी पतंजलि ने उसको रुचि सोया ब्रांड को दे दिया, उसको स्लम सेल बोलते हैं, उसको दे दिया या उसको हमने मर्ज कर दिया उसके अंदर कि भाई वहाँ के जो शेयर होल्डर आज है या जो आगे होने वाले उनको लाभ मिले। वो बहुत बड़ी वैल्यू है उसकी। आज जितना टर्नओवर होता है बिस्किट और इसका ब्रेकफास्ट सीरियल आदि का, उसका 4 से 5 गुना कम से कम वैल्यू उसकी मिलती है कैपिटल मार्केट में। तो 4 से 5 हजार करोड़ का ये उसमें सामान दिया और वैल्यू का। और इसमें एक बड़ा काम जिसके बारे में अभी हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो हमने डीआरएचपी जो एक सेबी को ना प्लान देना पड़ता है कि हम क्या क्या इसमें कर रहे हैं, तो वो इसके बाद का डेवलपमेंट है, वो हम उसको बाद में कहेंगे कि जो ये पाम प्लांटेशन का सामान्य 1 एकड़ में जितना, 1 हेक्टेयर में जितना हम तेल प्राप्त करते हैं सरसों मूंगफली आदि से, सरसों मूंगफली सोयाबीन जो भी दूसरी फसलों से, उससे 3 से 4 गुना ऑयल हम पाम से प्राप्त कर लेते हैं। और पाम को यदि वर्जिन करके खाया जाए, जो आगे हम लॉन्च कर रहे हैं, अगले साल कोशिश होगी हम उसको लॉन्च कर देंगे इसी साल का, पाम का वर्जिन ऑयल खाया जाए तो पाम के वर्जिन ऑयल जैसा कोई ऑयल ही नहीं है। उसका न्यूट्रिशन वैल्यू इतना जबरदस्त है, इतना बड़ा काम है। तो बहुत बड़ा कार्य है उसमें। ये इन सब की मिलाकर के इतनी बड़ी वैल्यू होने वाली इस कंपनी की, जिसकी आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो आप लोग इस कार्य के साथ जुड़ें, ऐसी आप सबसे मेरी प्रार्थना है और माने आह्वान है। और आप सब जब इससे जुड़ेंगे तो ये कार्य बहुत यशस्वी होगा। और इस संदर्भ में पूरे देश में भी करोड़ों लोगों में उत्सुकता है। इसमें 2 तरह के इन्वेस्टमेंट होता है, 50% इंस्टीट्यूशनल होता है और 50% इसको रिटेल बोलते हैं। कोई भी आकर के उसमें एप्लीकेशन दे देगा और फिर जितने एप्लीकेशन उसमें भरी जाएंगी उसके अकॉर्डिंग उसको फिर वो आगे वो उसमें शेयर लेस उनको अलाउट हो जाएंगे। तो ये कार्य अब 20 तारीख को रुचि साय का एफपीओ लॉन्च हो रहा है। पहले तो इसके लिए आप सबका अभिनंदन, सबके प्रार्थनाओं से, सबके पुरुषार्थ से यह कार्य मूर्त रूप लेने जा रहा है। ये कैपिटल मार्केट में पतंजलि का पदार्पण है, जिसको कहते हैं ना, कैपिटल मार्केट में ये पतंजलि का ये पदार्पण है, पदार्पण पतंजलि का। तो ये इतना बड़ा कार्य है और इसमें क्योंकि इतना बड़ा इसका स्वरूप होगा जिसके बारे में अभी जो है थोड़ा सा मैंने चर्चा की है। और इसके बाद तो फिर आगे कार्य बहुत यशस्वी होना है। और इसमें आपको मैं बता रहा था जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, कौन कौन लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं। एक एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो भाग होता है 50% होता है, बाकी रिटेल का होता है। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में एसबीआई ग्रुप है पूरा, एसबीआई कैप और पूरा जो उनके जो इस कैपिटल मार्केट में काम करते हैं वो सारे अलग अलग समूह हैं। तो एसबीआई ग्रुप है इसके अंदर, एलआईसी है, एचडीएफसी है, टाटा है, बिरला है और अलग अलग जो यूटीआई है, पता नहीं जो अलग अलग एक लिस्ट है, मेरे पास अभी नहीं है। तो पूरा इसमें जो बड़े बड़े ब्रांड जो पूरे माने दुनिया देश के जो टॉप ब्रांड हैं, देश के जो टॉप ब्रांड हैं वो इसके अंदर जो है अल्मास है, क्वांट है, आईडीबीआई है, यूबीआई है, यूबीआईएमएफ,
और यूटीआई जैसे मैंने बताया, इसमें सिराज ग्रुप भी है, और अलग अलग बैंक, सारे लगभग सारे नेशनलाइज बैंक है, लगभग 8-10 बैंक है, कोई बाकी नहीं है, सब के सब इसमें इस पूरे काम में लगे हुए हैं। और कुछ और प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। तो आप लोग इसमें भी, क्योंकि बस इसमें यही है कि ये खेल नहीं है, यह एक बहुत विवेक पूर्वक किया जाने वाला, जैसे हम कई बार प्रयोग करते हैं ना कि विवेक पूर्वक किया हुआ काम संसार को आगे बढ़ाता है। विवेक पूर्वक किया हुआ क्रोध जो है वो आपको पाप से बचाता है। बुरे कामों पर क्रोध करें और अधर्म से को मिटाएं। विवेक पूर्वक काम क्रोध, विवेक पूर्वक लोभ, वह आपके जीवन में समृद्धि लेकर के आता है। विवेक पूर्वक मोह जो है वह परस्पर प्रीति को बढ़ाता है, और विवेक पूर्वक किया हुआ अहंकार आपके स्वाभिमान, शौर्य, वीरता, पराक्रम को जागृत करता है। ऐसे ये विवेक पूर्वक किया हुआ ये जो कार्य है ये आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाएगा। मैं इतनी बात कह करके आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि इस चीज़ को भी खूब आगे बढ़ाएं और इस दिशा में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और ये तो दूसरी बात थी। एक बार सभी हमारे भाई राकेश जी, जयदीप जी और पूज्य साध्वी जी और हमारे सभी राज्य प्रभारी और इस कार्य में विशेष रूप से और ज़्यादा गहराई के साथ आप लोग संवाद कर लेंगे। अब वक्त कम रह गया है, इस दिशा में भी आगे बढ़ लेंगे। और हमारे पूज्य स्वामी आनंद देव जी से लेकर के अभी तो पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी को भी संगठन की सेवा में लगा दिया। फिर अभी एक बार अपनी एक और मीटिंग करेंगे, तो आगे के संगठन के भी कुछ और बड़े लक्ष्यों के साथ हमें इस कार्य को आगे बढ़ाना है। तो जो है सबको मिलजुल करके इस कार्य को बहुत यशस्वी बनाना है। और अंतिम बात कि अब कोरोना काल है, जो तीसरी बात मुझे बड़े रूप में आपको कहनी थी। सूर्य नमस्कार और इस जो है पतंजलि के कैपिटल मार्केट में पदार्पण के साथ में ये अंतिम बात ये है कि अब लोग माना कि इसमें कैजुअलिटीज कम हो रही है, लेकिन संक्रमित तो बहुत हो रहे हैं लोग। मैं अभी मुंबई में गया था 2 दिन परसों ही, तो एक एक इंस्टीट्यूशन में 50%, 60, 70, 80, 90% लोगों को ओमिक्रॉन हो रखा है। माना कि इसमें कैजुअलिटी रेट कम है, लेकिन जिनको बीपी है, शुगर है, थायराइड है, अस्थमा है, अर्थराइटिस है, क्रोनिक डिजीज है, लो इम्यूनिटी वाले लोग हैं, जिनका कभी कैंसर आदि हुआ है, किसी का लिवर किडनी का कोई क्रोनिक प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए तो ये कोई कम भयावह नहीं है। तो वो सबको योग की तरफ प्रेरित करना। फिर से अभी 1-2 महीने ऑनलाइन कर लो, फिर अब ऐसा लगता है कि अब नव वर्ष में, भारतीय नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, युगादि और गुड़ी पड़वा से ये कोरोना की विदाई हो जाएगी। तो ये तो आगे की सूचना भी आपको, लेकिन तब तक जो है आप लोग अभी जनवरी फरवरी में तो थोड़ा भी ऑनलाइन वापस शुरू कर दो, जैसे शुरू में किया था आप लोगों ने। तो वापस पूरे संगठन को चेतन कर दो ऑनलाइन में, और उसके बाद में ऑफलाइन आ जाएंगे सब। आज जमीन पर फिर उतर जाओ योद्धाओं की तरह। यह तो काम जारी रहेगा ऐसे ही, इसमें क्या है। तो अभी से तैयारी कर लो। तो ये अंतिम आह्वान आप सबसे है कि इसको जो है आगे बढ़ाएं। तो और कभी अपने भीतर शिथिलता ना आने दें। मैं 2-2 बजे, कभी मेरे को 3-3, 4-4, किसी दिन तो मैं सीधा 5 बजे आता हूँ, सीधा मंच पे चला जाता हूँ फ्रेश होकर के। बस चाहे रात भर चला हूँ, कहीं मुंबई से चला, कहीं दिल्ली से चला, कहीं हैदराबाद से चला या कहीं पर भी बाहर भीतर गया। एक बार दुबई गया तो पूरी रात जो है चला,
सुबह का फिर आस्था का, फिर इंडिया टीवी का, रात को वहाँ से बैठा, सुबह यहाँ पहुँचा, 4 बजे पहुँचा, नहा धो करके फिर आ गया। तो जब मैं एक दिन भी विश्राम नहीं करता तो तुम्हें थोड़ी बहुत तो दया आती होगी मेरे ऊपर भी। हाँ, आपके चेहरों की मुस्कान बता रही है। क्यों जी आरती जी? जो है कि ये देखो हमारे गुरु सुबह 4 बजे, मैं 4:30 बजे दौड़ने निकल जाता हूँ, करीब लगभग 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ, और आप पसीने से लथपथ हो जाता हूँ। अपना कोरोना और बाकी सब बीमारियां सब अपनी ऐसी तैसी करवाई, कहाँ रहेंगे हमारे पास। तो सुबह दौड़ लगाता हूँ, तो 4:30 बजे ऑन ड्यूटी आ जाता हूँ। फिर अब जैसे आज तो भयंकर बरसात हो रही थी, फिर सूरज आ गया, तब कल से तो पूरा सूरज जोर से चमक रहा है, ऐसा मौसम विभाग बता रहा है। खैर, तो सुबह फिर हमने दंड बैठक की स्पीड ज़्यादा कर दी, तो वो उतना ही पसीना फेर लो, क्या दिक्कत है, नॉन स्टॉप। तो आप कम से कम जिनकी उम्र अभी 60 साल तक की है, वो तो भाई मेरी तरह से 18 घंटा किया करो। और मैंने सुना है 60 साल के बाद लोगों को नींद कम आती है, तो वो तो और 20 घंटे भी कर सकते हैं। तो हाँ, नींद कम आती है, ऐसे मैंने सुना बुजुर्ग लोगों को। तो अच्छा, मेरा क्या हाल होगा मुझे नहीं पता, मैं तो जब तब तब सो जाता हूँ। तो कुछ बुजुर्ग सोच रहे थे कि हमको तो थोड़ी ढील मिलेगी, पुण्य जितना कमा लो, अब ये जीवन पका हुआ फल है। हाँ, अब फिर मत कहना कुछ कर न सके, पुण्यों से जीवन भर न सके। ठीक है ईशार्य जी, टोपी लगा के बैठे हुए हो, मोटे हो गए हो पराठा खा खा करके। तो ये हमारे कुछ प्रभारी तो इतने भारी हैं, उनको पतला करो, फिर जो है दोबारा से अपना चोला मजबूत कर लेते हैं। तो भाई देखो, जितनी उम्र ज्यादा उतनी सेवा ज्यादा। तो ये तो मैंने अपनी बात कह दी सारी। तो आज तो बहुत हल्के मूड में कुछ बड़ी बातें आपसे कही हैं, जिससे कि आप लोगों के भी चेहरों की प्रसन्नता देख करके हमारी प्रसन्नता बढ़ जाती है। जैसे बच्चों के चेहरे पर खुशियाँ देख करके माता पिता प्रसन्न होते हैं। भाई आप लोगों की आयु कितनी हो, हम आपकी आयु कभी देखी ही नहीं, ना देखेंगे। और मैंने आपको बोल भी दिया है, भाई देखो 50 साल के बाद हमारा हार्मोन्स चेंज हो चुका है, और आप सब हमको बच्चे जैसे लगते हो, और आपको हम बहुत खुश, प्रसन्न, स्वस्थ और आपको पूर्ण योगी के रूप में देखना चाहते हैं। तो आप सबको बहुत शुभकामनाएं।